लाइन खींच के जो काम पिंकी भैया ने किया है वो जनता के बीच में दिखाई भी दे रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए। आप देखिए महिलाएं सुरक्षित है। आज तक जो भी जीत के गया उसने लौट करके नहीं देखा। सरकार किसी एक के लिए नहीं कर रही है, सरकार सबके लिए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के लाइन पार्क क्षेत्र में। ये विजयनगर प्रताप बिहार का क्षेत्र है। यहाँ की जनता से जानते हैं किस तरीके से और किस मुद्दे पर चुनाव को लेकर बहुत तेज जो है वो मुद्दे अपने अपने मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने वाले हैं और गाजियाबाद से सांसद के रूप में किस नेता को चुनने वाले हैं। सबसे पहले मैं जानकारी लूंगा और 1 to 1 लोगों से बात करूंगा, लोगों से राय लूंगा किस तरीके से लोग जो है इस बार उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग की जाएगी। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश जी, इस बार उपचुनाव किस तरीके से देख रहे हैं और क्या क्या मुद्दे होंगे आपके? पूरा रुझान जो है हमारे जो है पिंकी भैया से हम बचपन से जुड़े हैं। हिंदुत्व को हमें जगाना है तो पिंकी भैया ने शुरू से ही हिंदुत्व को लेकर बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं और हम सब उन्हीं के साथ हैं। अभी तक भी हम राजनगर से आरडीसी से घूमकर जो है पूरा नेशनल कवर करते हुए ये जीतू सैन मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे जीतू भी बताएंगे। देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार, क्योंकि गाजियाबाद में कुछ ऐसी चीजें हैं बहुत सी जो अभी तक जो नेता है जो सांसद पद पर तो रहे मगर गाजियाबाद इस चीजों से वांछित रहा है और वो क्या चीज होंगी, जैसे कि अस्पताल को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में थी। आम जनता जो थी वो मांग कर रही थी लाइन पार्क क्षेत्र में भी एक अस्पताल का निर्माण कहीं ना कहीं जल्द हो सके। क्या नाम है आपका? मैं अमित प्रजापति, हिंदू रक्षा दल से प्रदेश अध्यक्ष। किस तरीके से इस बार देखते हैं उपचुनाव को लेकर? उपचुनाव से मैं अभी जल्दी की बता रहा हूँ। अभी कुछ ही घंटों पहले हमें समस्त सैकड़ों संगठनों ने मिलकर खुद ही अपने आप हमारे कार्यालय पे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काफी संगठनों ने और सामाजिक संस्थाओं ने हमें समर्थन दिया है। अब जीत का केवल प्रतिशत गिनना बाकी है। हमारे लिए आंकड़े बहुत ही आसान हो चुके हैं और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, कहते हैं ना कि जो धरातल पे काम किया जा रहा है, कुछ पार्टी के जो लोग हैं, जो सत्ता में अभी लोग हैं, वो केवल अपने निशान पे वोट मांग रहे हैं, अपने नेताओं के नाम पे वोट नहीं मांग सकते या योगी मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और जनता ने 15 साल उनको देखा है, विकल्प नहीं मिल पा रहा था, इस बार विकल्प मिला है। हिंदुत्व के नाम पे और विकास के नाम पे जो उनके साथ धोखा हुआ है वो उस पर जागरूक होगी और उस चीज को वो जानकर भी और वो देगी वोट उस बात को, क्योंकि आज भी 4 बार योगी जी को यहाँ गाजियाबाद आना पड़ रहा है केवल इस वजह से। हम उनका सम्मान करते हैं, हमेशा हम उनका सम्मान करते रहेंगे, पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने जनता को कुछ नहीं है, घर से निकले नहीं है। इस बार क्या होगा, क्योंकि दो मयान एक मयान में 2 तलवारें हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी को आप पूरा समर्थन करते हैं और खुद भी आप इस क्षेत्र से खड़े हो गए हैं। आपके पिंकी चौधरी हालांकि जेल में ही उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया था मगर वो पूरा नहीं हो पाया, तो उनकी धर्मपत्नी के द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे? मैं इसे केवल इस तरीके से देखता हूँ, जितने भी कार्यकर्ता उनके समक्ष लगे हुए हैं वो सभी हिंदुत्व के लिए लगे हुए हैं और हम लोगों ने भी कम सपोर्ट नहीं किया है। आज समय वो आ गया कि उन लोगों को हमारे पक्ष में आना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि जो आदमी 20 साल से काम कर रहा है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के आधार पर, बिना किसी पार्टी के आधार पे, कोई पार्टी नहीं देखी, कोई जब देखा कि हिंदू कहीं परेशान है, एक लाइन खींच के जो काम पिंकी भैया ने किया है वो जनता के बीच में दिखाई भी दे रहा है और कार्यकर्ताओं के बीच में भी दिखाई दे रहा है। पर क्या मुद्दे होंगे इस बार जो लोग पब्लिक जो है वो पिंकी भैया को चुने? मुद्दे बिल्कुल सबके हमने मुद्दे देखे जा चुके हैं। मैं उन सबसे मुद्दों को लेकर भी हम चर्चा पे करके हमने अपने मुद्दे सेट किए। मुद्दा रोजगार का होगा कि गाजियाबाद से कोई युवा बाहर ना जाए नौकरी करने के लिए। मुद्दा यहाँ चिकित्सा का होगा, जो 50-50 बेड के हॉस्पिटल बनाने की तैयारी है उसको 200 का बनाया जाए। कन्या विद्यालय का होगा कि एक क्षेत्र पे आपने सौतेला व्यवहार कर रहे हो, एक क्षेत्र को देख रहे हो, एक क्षेत्र को नहीं देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से लेकर हमने शिक्षा की प्रणाली में सुधार हो, यहाँ गुरुकुल जैसी व्यवस्थाएं और गौशाला के जो निर्माण है जहां तक रुके हुए हैं उनको अच्छे स्तर पर हम लोग तैयार करेंगे। अच्छी प्रणाली से हम लोग काम करेंगे, शिक्षित रूप से शिक्षित भारत बनाने की, जैसे हम शिक्षित गाजियाबाद की ओर कदम उठाएंगे। इस बार जेल के अंदर से ही काफी ज्यादा चर्चाओं में पिंकी चौधरी जो है इस बार सामने आए हैं और इसी को लेकर के इस बार उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है गाजियाबाद से सांसद का। और कुछ और भी लोग मौजूद है जो समाजवादी पार्टी को गठबंधन से आ रहे हैं, लड़ रहे हैं चुनाव और उन्हीं के कार्यकर्ता यहाँ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम खान है। नसीम जी, इस बार जनता इस बार साइकिल और गठबंधन को ही क्यों चुने? क्या कुछ मुद्दे होंगे और किस तरीके से लोग आपको वोट देंगे? सबसे बड़ी बात है कि मुद्दे स्थानीय होंगे। चुनाव उपचुनाव है, विधानसभा का चुनाव है और सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए, विधायक स्थानीय होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने
इस विजयनगर लाइन पार के साथ हमेशा धोखा करने का काम किया है। जीत दिलाए, विजयनगर, और राज करे राजनगर, कविनगर, नेहरू नगर, और अब की और डाका डाल दिया। अब की शालीमार गार्डन से लेकर के आए हैं, और आनंद फानन में मकान लिया गया, और मकान भी नकली। तो मुद्दा होगा इस गाजियाबाद शहर विधानसभा का जो विधायक होगा वो असली होगा, नकली नहीं होगा। दूसरी बात मैं क्यों कह रहा हूं धोखा करती है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी को मैं दूसरे मुद्दों पे ना जोड़ करके मैं कहना चाहता हूं, उन्हीं का आदमी आज जेल में जो उनको सपोर्ट करता था। योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो हिंदुत्व को लेकर के उन्हीं के आदमी ने, पिंकी चौधरी ने पूरी ताकत लगाई, पूरी जान झोंकी, उनके लोगों ने झोंकी। मैं देखता था यहाँ पे, और जब मौका आया तो आप उससे बात करते। आपने उसको जो उठा करके जेल में ठूस दिया, और ऐसा जेल में ठूस दिया, ऐसे दंगे फसाद होते हैं, ऐसा जेल में ठूस दिया, ऐसा जेल में ठूस दिया कि उसका निकलना भारी पड़ रहा है। चुनाव ना होता तो वो ना मुकदमा लगता ना आता। चुनाव जीतने के लिए आप अपने वर्करों पे डंडा मारने का काम करते हो। ये यहाँ के हिंदुत्व के लोगों को और इस प्रताप बिहार की जनता को समझना चाहिए, ये किसी के नहीं है। दूसरी चीज, सबसे बड़ा मुद्दा, आप जिस लाइन पार क्षेत्र में खड़े हैं 70% इस विधानसभा के मतदाता लाइन पार क्षेत्र में है। और लाइन पार क्षेत्र का हाल, मेयर इनका, विधायक इनका, सांसद इनका, 2-2 सांसद हैं, मेयर हैं, सारे पार्षद इनके, सब कुछ इनके, उस 2-2 मंत्री यहाँ इनके, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, सब कुछ इनके, सारी सरकार ऊपर से नीचे तक इनकी। आप जाके देख लीजिए माता कॉलोनी, आप जाके देख लीजिए चरण सिंह कॉलोनी, आप जाके देख लीजिए बिहारीपुरा, आप जाके देख लीजिए कैलाश नगर। ये मैं वो बस्ती बता रहा हूँ जहाँ हिंदुओं की बड़ी आबादी है, मुस्लिम आबादी छोड़ दीजिए, हिंदुओं की आबादी। इस विजयनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं का जीना विकास के नाम पे बुरा हाल कर रखा है। और सबसे बड़ा मुद्दा, विजयनगर लाइन पार क्षेत्र में एक ऐसा प्लांट है, गंगा जल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो पूरे वसुंधरा, वैशाली, कौशाम्बी को पानी दे रहा है। और हम 20 रुपए का जार खरीदे, 30 रुपए का जार खरीदे, 50 रुपए का जार खरीदे, और जार देने वाले जब हमारे यहाँ आते हैं वो चोरी भी होती है। मतलब हमारा पानी, हमारा प्लांट, हमारी जमीन, और भाजपा की सरकार है यहाँ मौजूद है, और सबसे ज्यादा गढ़ यहाँ मौजूद है। कभी वीके जनरल को जिता रहे हैं, कभी राजनाथ को जिता रहे हैं, तो पानी विजयनगर को क्यों नहीं? हमारा स्थानीय विधायक जो भी होगा, एक ही स्थानीय विधायक है यहाँ विजयनगर लाइन पार क्षेत्र का, सदियों पुराना विधायक प्रत्याशी है सिंहराज जाटव। सिंहराज जाटव के रूप में एक बेहतरीन प्रत्याशी जनप्रतिनिधि मिलेगा, और विजयनगर का उद्धार होगा, विजयनगर का विकास होगा। हम इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं सबसे कि आप अपनों को जिताए। 20 साल से इस विजयनगर की संस्थाओं की मांग थी, जितनी संस्थाएं काम कर रही, जितने मतदाता हैं, 20 साल से मांग थी कि प्रत्याशी हमारा होना चाहिए, प्रत्याशी हमारा होना चाहिए। पहली बार राहुल गांधी ने, माननीय अखिलेश यादव ने गठबंधन के रूप में स्थानीय प्रत्याशी दिया, और दलित समाज का प्रत्याशी दिया, मतलब जनरल सीट पे रिजर्व प्रत्याशी दिया। और ये इतिहास वही दोहराया जाएगा साहब, जैसे अयोध्या में दोहराया गया है। और मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ धोखेबाज, और इस बात को समझ में आ रही है, और इस बात को इन्हें समझना चाहिए। अयोध्या लगातार बीजेपी की सीट रही है, ये दावेदारी जो है मजबूत रही है। किस तरीके से इस बार लोगों को अपनी तरफ मोड़ेंगे? गढ़ बनते हैं टूटने के लिए, और इस तरीके से तोड़ेंगे कि एक तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ जो सबका विकास इनका नारा है, उसकी सच्चाई हम बताएंगे लोगों को कि सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ लेने के बाद और सबका विनाश। संविधान के रूप में, संविधान के लिए लाएंगे कि ये देश अगर जो खूबसूरत बनेगा तो संविधान से बनेगा। दूसरा, पीडीए का जो सूत्र है हमारा, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम, इसका जो सूत्र है, लोगों का ये आरोप है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों के नेता हैं, मुस्लिम लोगों के बारे में सोचते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस बार जो नारे लगे हैं योगी आदित्यनाथ के जरिए कि अगर हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, क्या इसको किस रूप में, इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं इसी को बता रहा हूँ। आपने कहा ना मुस्लिमों के नेता है, अयोध्या किसकी है? अयोध्या क्या मुसलमानों की है? बताओ ना मुझे, अयोध्या किसकी है? अयोध्या है भगवान श्री राम की। किसकी है अयोध्या? भगवान श्री राम की। अयोध्या कौन जीता? अखिलेश यादव। जी बिल्कुल। रामपुर किसका है? राम, नाम ही राम से चालू होते, कौन जीते? अखिलेश यादव। सीतापुर किसका है? भगवान श्री राम की जो है धर्म पत्नी, जो कि माध्यम बनी राक्षसों के राक्षस रावण के काल की, सीतापुर किसने जीता? अखिलेश यादव ने। बालाजी सरासर किसने जीती? कांग्रेस ने। चित्रकूट किसने जीता? गठबंधन ने। तो जब सारे भगवानों के नाम की जगह अखिलेश यादव जीत रहे हैं, तो आज देश के अंदर अगर जो हिंदुत्व के रूप में अगर किसी की पहचान है, वो तो राहुल गांधी की है और अखिलेश यादव की है। और सुनिए, जब आप धोखा देंगे अपने, मैंने आज पिंकी चौधरी का एग्जाम्पल दे दिया, इस प्रताप बिहार को समझना चाहिए। अगर पिंकी चौधरी का इन्हें बदला लेना है तो इंडिया गठबंधन को वोट देगी, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट नंबर की लड़ाई अगर किसी की है तो
इंडिया गठबंधन पहले नंबर पे और सेकंड नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि बाहर से लाए। अगर इन्हें बदला लेना है तो इस प्रताप बिहार का जितना भी नौजवान पिंकी चौधरी के साथ लगा हुआ है वो सब इंडिया गठबंधन के उसको प्रत्याशी को वोट देकर के इस भारतीय जनता पार्टी को, जिसने जेल में ठूसा हुआ मुसलमान हूं और पिंकी मेरा दोस्त रहा है, बात होती रही है हमारी, ठीक है, विचारधारा अलग है, उसकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, कुछ कट्टरता विचारधारा होती, भाजपा के संगत में आके वो ऐसा हो गए। मैं बार बार उनसे ये बात कहता था कि एक अच्छी राजनीति करो और आपको विधायक बनना है। इस राजनीति करने वाले लोग विधायक जीवन में नहीं बन सकते। आप फेमस हो सकते हो, लेकिन ये जिस तरीके का जहर भरने वाले लोग हैं वो उसी जहर को खत्म करने के लिए डंडा भी चलाते हैं, और पिंकी के साथ ऐसा हुआ। तो निश्चित रूप से इस विजयनगर को एक मौका मिला है अपना विधायक चुनने का, और विजयनगर के लोग इसको जो है मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। सिंहराज जाटव के रूप में यहाँ से विधायक प्रत्याशी विजयनगर का असली प्रत्याशी चुन करके विधानसभा में पहुंचेगा। देखिए, इंडिया गठबंधन के सीट के दावेदार मजबूत माने जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी, और इस वक्त सबसे मजबूत सीट की बात करेंगे कि यहाँ गाजियाबाद में जो सांसद किस रूप में चुनना चाहते हैं और यहाँ बीजेपी के विधायक किस रूप में चुनना चाहते हैं, वो सबसे बड़ी बात होगी। और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इस बार भी किस तरीके से दाव खेला है, और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा विपिन यादव, मैं मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा प्रताप बिहार से। क्या कहेंगे कि इस बार लाइन पार क्षेत्र की जो जनता है, क्या मुद्दे होंगे, किसको वोट देंगे और क्यों चुनेंगे बीजेपी को इस बार? सबसे पहली बात तो मैं भाई साहब की एक बात बिल्कुल करेक्ट कर देता हूं। आपने बोला कि पिंकी चौधरी को जेल में डाला, ट्वीट किसका आया था सबसे पहले? समाजवादी पार्टी का आया था, नहीं आया था? अखिलेश यादव का सबसे पहले ट्वीट आया था कि ऐसे गुंडे आप शांत रहिए थोड़ा सा। जब आपकी डिबेट चल रही थी कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा था। अपनी बात रखिए। सबसे पहली बात ट्वीट किसका आया था? समाजवादी पार्टी के मुखिया का आया था, अखिलेश यादव जी का। रही बात यहाँ पे लाइन पार क्षेत्र में पानी की सुविधा नहीं है। पानी की सुविधा के लिए हमने खुद लाइन पार क्षेत्र के लिए सबसे पहले अवगत कराया था कि हाँ, इस बार अगर जो भी विधायक आएगा हम सबसे पहले यही मुद्दा रखेंगे। अगर लाइन पार क्षेत्र में बाहर के लोगों ने पानी की सारी सुविधा ली, फैसिलिटी ली, सबसे ज्यादा वोट यहाँ से जाते हैं, तो इस बार लाइन पार क्षेत्र में सबसे पहले पानी की सुविधा हमें मिलनी चाहिए। मीठे पानी की सुविधा हमें मिलनी चाहिए। तीसरा, सबसे बड़ी बात यह है, पहली बात तो सबका साथ सबका विकास। बीजेपी ना तो किसी जात को देखती है, ना पात को देखती है, ना किसी धर्म को देखती है, ना किसी मजहब को देखती है। अभी भाई साहब ने एक बात बोली थी, भाई साहब की एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आपने बोला कि ये बिल्कुल पिछड़ा है, क्या बोलते हैं आपका, माता कॉलोनी। आप माता कॉलोनी में अंदर नहीं गए शायद। माता कॉलोनी में हर घर में जाके देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना 50 to 60%। आपको नहीं पता सर्वे, आप सर्वे नहीं करते, आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते। 50 to 60% प्रधानमंत्री आवास योजना के बोर्ड लगे हुए हैं, प्लेट लगी हुई है। वो किसके तहत? हमने तो नहीं कहा कि भाई ये मुसलमान है इसको मत दो, हमने तो नहीं कहा ये दलित है इसको मत दो। वहाँ पे मोस्टली लोग माता कॉलोनी में, आप भाई साहब बता देंगे कौन सी कम्युनिटी ज्यादा रहती है वहाँ पे वो मुद्दा कहाँ गया? वो भी मुद्दा है ना। तीसरी बात, आज बीजेपी अगर मुद्दा विकास का ना होता, अगर आज बीजेपी का मुद्दा सबका साथ सबका विकास का ना होता, तो निरंतर बीजेपी आती है? आती क्यों नहीं आई? अब से 2014 से पहले केंद्र में किसकी सरकार थी? 14 के बाद किसकी सरकार है? मैं नाम नहीं ले रहा, किसकी सरकार है? 14 से पहले हमारे जितने भी नेशनल एक्सप्रेसवे थे, हाईवे थे, कितने किलोमीटर के थे? आप ये लगाइए, 73-74 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए। 74 साल पहले हमारे, हम बात गाजियाबाद की करना चाह रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद के मुद्दे होंगे। जनता जो है वो अपना नेता किस रूप में चुनना चाहेगी और किस मुद्दे को लेकर चुनना चाहेगी, वो सबसे बड़ी बात। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, मैंने पहले तो बता दिया। सबसे बड़ी बात, विकास हर तरीके से हो रहा है। छोटे से छोटे, भाई साहब ने बोला कि सारे पार्षद बीजेपी के, तो कौन सा पार्क डेवलप नहीं है? मैं गाजियाबाद की, आप कह रहे हैं गाजियाबाद की लीजिए, हम बताएंगे क्या। मैं आपको बता दूं, आप यहाँ जाके देखिए, ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है, ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है, ये टॉयलेट आपके सामने लाइव एग्जांपल है, एक वो टॉयलेट आपके सामने लाइव एग्जांपल है। 2014 से पहले कौन सा टॉयलेट था, मुझे बता दीजिए आप। सबसे बड़ी बात कहेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर सबसे बड़ी निगाहें जो हैं युवाओं पे होगी, और बेरोजगारी को लेकर किस तरीके से बीजेपी काम करने वाली है। देखिए, रही बात बेरोजगारी की, सबसे बड़ी बात यह है जो क्वालिफाई है, एजुकेटेड है, उसके लिए आज भी नौकरियों की कोई कमी नहीं है। मैं बीए हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं अगर नोएडा में जाऊंगा, अगर मैं
सामने वाले से अपेक्षा करूंगा कि मैं तो 10th पास हूँ और वो मुझे 50,000 की सैलरी दे दे, वो मेरे स्किल के ऊपर देगा ना, स्किल के ऊपर देगा कि नहीं देगा। आप एक वक्ता हैं, अगर आप वक्ता नहीं होते तो आप क्या माइक लेके खड़े हो जाते? जो आपके ऊपर, जो आपकी काबिलियत है, उसी के माध्यम से आपको पैसा मिलेगा, उसी के माध्यम से आपको रोजगार मिलेगा, उसी के माध्यम से आपको सैलरी मिलेगी। देखिए, इस मुद्दे को लेकर के सीधा इस बार हर बार की तरह लड़ाई करते हैं, हर पार्टी लड़ाई करती है और पूरे दमखम के साथ गाजियाबाद में उतरती है और जगह जगह जाकर के अपना प्रचार प्रसार करती है, घरों में भी जाती है। इस बार सबसे अहम चेहरा होगा पिंकी भैया का अहम चेहरा होगा, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो ज्यादातर हिंदुत्व को लेकर काफी जो काम किया है उन्होंने, उनसे बात करेंगे, उनके कार्यकर्ताओं से बात करना चाहेंगे। इस बार जो है युवा जो है वो किस रूप में देख रहा है पिंकी चौधरी को? मैं पिंकी भैया से मिला, अभी कल की बता रहा हूँ, ज्यादा दिन की बात नहीं। कल मैं उनसे मिला तो उनसे मैंने पूछा कि भैया युवाओं से क्या संदेश है, तो उन्होंने कहा जब कश्मीर में जिस तरीके से प्लान किया जा रहा था, जिहादी मानसिकता फैलाई जा रही थी वहां पे, जो आज हमें कट्टर बताते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, वहां पर कश्मीर में हम लोग उस टाइम पे सक्षम नहीं थे। 92 की वो घटना है और 47 में जब देश आजाद हुआ, जबकि वो घटना है। पिंकी भाई ने कहा कि जब हम लोग ना तो थे और थे तो बड़े कम उम्र में थे, तो हम लोग ये सोचते थे कि काश हम लड़ पाते। आज जो बांग्लादेश में जो घटना हुई है, मैं गाजियाबाद की बात ही कर रहा हूँ, पर गाजियाबाद की बात से इस बात को इसलिए जोड़ रहा हूँ कि बांग्लादेश में जो घटना हुई है, जब हम उसके लिए लड़े तो हमें उसके बताते हुए भी गर्व महसूस होता है और आने वाली जो पीढ़ियां होंगी जो वो बताएंगी इस बात को कि बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे थे, कोई आवाज किसी नेता ने नहीं उठाई, जबकि वो उठा सकते थे, तो उसकी आवाज केवल और केवल हिंदू रक्षा दल और पिंकी भैया ने उठाई। तो ये बड़ा हमारे लिए गर्व का विषय है। तो युवाओं को इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा कि कौन आपके लिए लड़ेगा और कौन आपके लिए लड़ रहा है। रही बात भाई है छोटे विपिन भाई की बात, कि इन्होंने कहा कि पार्क और ये सारी सुविधाएं, ये एक तरफ आप देख रहे हो, आप दूसरी तरफ जो सैन विहार है, आपका बिहारीपुरा है, वहां तो पार्क ही नहीं है, वहाँ तो सामुदायिक भवन ही नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल के नाम पे कुछ क्लिनिक तक भी नहीं है। तो सरकार भी मानते हैं कि लाइन पार क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं वो लगभग जमीनी स्तर की अगर बात करें तो पूरा नहीं कर पाए। क्वार्टर में आप जाओगे तो मैं कह रहा हूँ आधे घंटे रुक गए ना वहाँ पे, तो आपको वहाँ रुकना भारी पड़ जाएगा। लाल क्वार्टर में, सुदामापुरी में, और आपका राहुल विहार जो आधा वार्ड उस तरफ लग रहा है, जो आप नोएडा के लिए रास्ता जा रहा है, वहां जाने के गाड़ी लेके नहीं जा सकते। आज भी उस क्षेत्र के पास में अवैध पार्किंग बन के लोग वसूली कर रहे हैं कि लोग गाड़ी खरीदते हुए डरते हैं कि खड़ी कहाँ करेंगे। तो चीजें बड़ी कंजेस्टेड हो गई क्योंकि उसको बता दिया जाता है कि मलिन बस्ती है। तो ऐसा नहीं है, विकास के नाम पर सोतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है और भी ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, पर यही डेवलपमेंट युवाओं को, भाई ने नौकरी के लिए बात की, मैं मानता हूँ काबिलियत की बात है। आज की डेट में ग्रेजुएट होना कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रेजुएट हर थर्ड पर्सन है, हर थर्ड पर्सन युवा पढ़ा लिखा है। 12th पास करके ग्रेजुएशन करना, पर उसको नौकरी के लिए जब जाना पड़ता है ना, यहाँ से जाता है बाबूजी बनकर, कहीं बाहर जाकर नौकरी कैसी मिलती है कुछ नहीं पता होता। यहीं अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, गाजियाबाद में तमाम कंपनियां हैं, उनसे समन्वय स्थापित करके अगर हम कोशिश की जाए तो अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं। उन लोगों को हम डेवलपमेंट दे रहे हैं जो अपनी जमीनों पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये कॉलोनियों में डेवलपमेंट किसका हुआ, किसका पेट भरा, सब लोग जानते हैं। किन लोगों ने कॉलोनियां काटी वो भी सब लोग जानते हैं। और ये डेवलपमेंट किसके नाम पे हो रहा है, उनकी जमीनों पे हो रहा है, और किनके स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं सब लोग जानते हैं। इसलिए आगे इस बार इंडिया गठबंधन अगर जीतती है, विधायक नेता के रूप में अगर बनते हैं, तो सबसे पहला जो मुद्दा होगा वो क्या होगा? देखिए, मैं लाइन पार क्षेत्र से, मेरा गांव मिर्जापुर है। जितना ये लाइन पार क्षेत्र है, आज तक जो भी जीत के गया उसने लौट करके नहीं देखा। और भारतीय जनता पार्टी की तो एक और ये सबसे बड़ी कि इस देश की जनता को ऐसे डरा दिया गया है कि बटोगे तो कटोगे। बटेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पूरा देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा देश विकास की तरफ जाएगा। अगर इंडिया गठबंधन को हम आगे बढ़ाएंगे, हमारा प्रत्याशी जीतेगा, तो लाइन पार क्षेत्र में जो गंगा जल हमारे खेतों में लगा हुआ है, सबसे पहले लाइन पार क्षेत्र को मिलेगा। अगर हमारा प्रत्याशी जीतेगा और इंशाल्लाह जीतेगा। बीजेपी की महिला इस वक्त मौजूद है, कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। इस बार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर बात करें तो क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए जिससे कि उनको सुविधा मिल सके? जिस तरीके से दिल्ली में तमाम चीजें हैं, महिलाओं के लिए टिकट फ्री है, सारी सेवाएं फ्री है, तो क्या कुछ ऐसा स्कीम होना चाहिए या अभियान होना चाहिए कि कोई ना कोई महिलाओं के लिए ये लागू होना चाहिए? महिलाओं के लिए 33% मोदी जी ने खुद लागू कर दिया। पहले के मैं कहूँ, आप लोगों को बताऊं क्या, पहले महिलाएं कैसी थी, असुरक्षित थी। आप देखिए महिलाएं सुरक्षित थी। बहन बेटियां पहले घर से बाहर निकलने
में जाने में बहुत संकोच करती थी। अब जो बहन बेटियां हैं घर से निकलने में बहुत अच्छी महसूस करती हैं, अपने घर भी जाती हैं, बेटियां भी स्कूल जाती हैं, कोचिंग जाती हैं, और बहनें भी जो अपनी ड्यूटी जाती हैं करती हैं। आगे भी करेंगी, सरकार कोशिश कर रही है, सरकार कर भी रही है। सरकार किसी एक के लिए नहीं कर रही है, सरकार सबके लिए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके लिए सरकार कर रही है। किसी एक के लिए मोदी योगी नहीं कर रहे, उनके कोई परिवार कोई वो नहीं है, देश के लिए कर रहे ऐसा हैं। कोई स्कीम महिलाओं के लिए जो लागू होना चाहिए आपको लग रहा है कि जैसे जिस तरीके से दिल्ली में महिलाएं पूरी दिल्ली को आप भ्रमण कर सकती हैं वो भी निःशुल्क, तो इस तरीके की कोई स्कीम हो जो लागू होनी चाहिए? इसको भैया जो है लागू होगी जरूर, क्योंकि वो केंद्र सरकार की योजना है, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। लागू होगी धीरे धीरे, सब चीज लागू हो रही है, ये नहीं कि लागू नहीं हो रही। महिलाओं के लिए भी लागू हो रही है, युवाओं के लिए भी लागू हो रही है, क्योंकि युवाओं के लिए भी मुद्रा लोन योजना के लिए सब तहत है। युवाओं के लिए भाई जो अपना रोजगार खोलना चाहता वो भी है। जन धन योजना बताओ क्या, उज्ज्वला योजना क्या सरकार ने सबके लिए दी, सबके लिए सबके संग व्यवहार किया, किसी के लिए अलग नहीं किया है। हाँ, ग्रेजुएट के लिए भी उन्हें। सपा के कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ बात रखना चाह रहे हैं। तो विपिन भाई ने बोली थी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए तो नौकरी भी, ग्रेजुएट जो बच्चे हैं उन पर लठ बज रहा है, देख लीजिए प्रयागराज में क्या हाल हो रहा है, वहां जाकर के देखो ना। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात भाई साहब उस बात के लिए कह रहे हैं जिसको जो ग्रेजुएशन है उसको ग्रेजुएट की स्पेलिंग नहीं आती तो उस पर लठी बजेगा, वो कैसे मिल जाएगी नौकरी? कैसे? नहीं, आप इसे समर्थन करते हैं? अगर उत्तर प्रदेश में किसी छात्र पर लाठीचार्ज की जा रही है तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं? मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता। आप एक बात बताइए, क्या इसमें गाजीपुर बॉर्डर पे सारे किसान थे? सारे किसान थे? नहीं, बिल वापस बिल वापस कीजिएगा, बिल वापस कीजिएगा, बिल वापस कीजिएगा, सारे किसान बिल वापस कीजिएगा। खेतों में कौन था? कंटिन्यू काम चल रहा था। आप ये बात मानिए, पहले मेरा मत जो है वो सुनिए। सारे किसान थे क्या? सारे खालिस्तानी। बिल वापस कीजिएगा, बिल वापस कीजिएगा। अगर वहाँ पर खालिस्तानी के रूप में अगर किसान नहीं थे वहाँ पर तो बिल वापस कीजिएगा। मोदी जी योगी जी की योजना थी, सारे हमारे जितने भी किसान भाइयों थे, मोदी जी ने बोला कि जो भी हुआ उसके लिए हम सजग हैं, उसके लिए हम समर्थन दे रहे हैं। सबसे पहली बात किसान की बात आ गई। 6,000 रुपए जो सालाना आ रहे हैं, अब से पहले कौन सी सरकार ने दिए थे? कौन सी सरकार ने दिए थे? क्या कहेंगे? 1000 करोड़ का कर्जा राहुल गांधी ने पूरे देश का किसान जब सुबह सो के उठा था, रात को एसडीएम की और तहसीलदार की गाड़ियों ने पकड़ते ढूंढ रही थी, लेकिन रात को छुपके जब झोपड़ी में सोया और सुबह जो उठा और अखबार पढ़ा, 80,000 करोड़ का कर्जा माफ करके सारे किसानों को कर्जा मुक्त किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का जवान भाई है, मैं इसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहा हूं बहुत बड़ा कि इस देश के किसानों को, खालिस्तानी कहने वालों को माफ न किया जाए। और इस देश के बॉर्डर पे अगर खालिस्तानी आ गए थे तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? सो रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे थे कि खालिस्तानी इस बॉर्डर पे बैठा है, और दिल्ली के बॉर्डर पे जहां मोदी का घर 10 किलोमीटर दूर है, अगर खालिस्तानी यहाँ तक आ गया था तो इसका मतलब खालिस्तानी मोदी को भी खतरा पैदा कर सकता था। इस देश के प्रधानमंत्री अमित शाह क्या कर रहे थे? क्यों है ये? किसान कभी, मैं जवाब दे रहा हूँ, किसान कभी भी हमारे जवानों के ऊपर ट्रैक्टर नहीं चलाएगा, किसान कभी भी हमारे जवानों के ऊपर पथराव नहीं करेगा। कौन करेगा ये बताइए? पथराव और ट्रैक्टर चलाने वाले आप देख सकते हैं उपचुनाव को लेकर विधायकों की दौड़ में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये गाजियाबाद की जनता थी जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, और विधायक के रूप में किस पार्टी को नेता चुनती है ये देखने वाली बात होगी। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, जेएमबी न्यूज।